चैप्टर 20 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है जैव ऊर्जा। ठीक है, जैव ऊर्जा जो है वो क्या चीज होती है। छोटा सा चैप्टर है और हो सकता है इसमें से आपके एक क्वेश्चन आ जाए 2 या 3 मार्क्स का, है ना। तो सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले समझेंगे हम लोग जैव ऊर्जा क्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं बायो एनर्जी। जैव मतलब क्या होते हैं, जीवित जीव, या हम कह सकते हैं कि सजीव। ठीक है, सजीवों से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी जितने भी जीवित जीव है उनसे, या फिर उन जीवों से कोई भी हमें प्रोडक्ट मिलता है ना। जैसे कि पौधे हैं, पौधों में जीवन है कि नहीं है, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, जीवित में आएगा, तो सजीव की कैटेगरी में आएगा। तो जो पौधा है, पौधे से हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त हो रही है, लकड़ी है, लकड़ी को हम जलाते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है कि नहीं होती, खाना पकता है उससे, है ना। तो ऊर्जा, लकड़ी को जलाने से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही, उससे खाना पक रहा है, चूल्हे पे हम खाना बनाते हैं तब, है ना। तो जैव ऊर्जा का मतलब ही अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोले तो क्या है, जीवों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अगली बात समझ में, किससे, जीवों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अब अगर बुक में डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं तो बुक में डेफिनेशन दी हुई है इसकी कि जैव भार अथवा जैविक स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। जैव भार या जैविक स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। जैव भार प्लस जैविक स्रोत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अब ये चीज है कि जैव भार क्या चीज होती है। तो जैव भार का मतलब है वे सभी पदार्थ जो किसके फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फलस्वरूप, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप। यानी वे सभी पदार्थ जिनका निर्माण किसकी वजह से होता है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप। ठीक है, वे सभी पदार्थ जिनका निर्माण किसकी वजह से होता है, प्रकाश संश्लेषण की वजह से होता है, तो वे सब क्या कहलाते हैं, जैव भार कहलाते हैं। आगे बात समझ में, जैसे कि सपोज करो हम लोग प्रकाश संश्लेषण से पौधे जो है वो क्या बना रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं। तो पौधे से हम क्या करते हैं, ईंधन प्राप्त करते हैं। और जितने भी समस्त जीव हैं, है ना, वो किसके ऊपर निर्भर है, पौधों के ऊपर ही निर्भर है। हम है खाना खाते हैं तो हम जो खाना है वो कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, पौधों से प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम शाकाहारी, अगर मांसाहारी भी हैं तो जो है जीव को हम मार के खा रहे हैं, तो वो जो जीव है वो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी शाकाहारी जीव पर निर्भर होगा। तो इस तरीके से ये होता है जैव भार। तो वे सभी पदार्थ जिनका निर्माण प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप होता है वो जैव भार कहलाता है। और जैविक स्रोत यानी जो ऐसे जो जीव जंतु हैं, ठीक है, यानी सजीव है, वो क्या कहलाएंगे, जैविक स्रोत ही कहलाएंगे। तो जैव ऊर्जा का मतलब है कि जैव भार और जैविक स्रोत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है बायो एनर्जी कहलाती है या जैव ऊर्जा कहलाती है। दैट इज द डेफिनेशन, या इस चैप्टर की हेडिंग का मतलब है। फिर है एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अगर आप नोट्स देखते हो, जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, उनमें सबसे पहले पूछा जाता है कि देश की प्रगति का सूचक किसे माना जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रति मानव इकाई पे ऊर्जा की कितनी खपत हो रही है, यानी अधिक जितना अधिक विकसित देश होगा, है ना, उसमें ऊर्जा उतनी ही ज्यादा यूज की जाएगी। ठीक है, तो ऊर्जा की खपत के आधार पर क्या किया जाता है, देश की प्रगति का जो है, कितनी देश की प्रगति हो रही है उसका पता लगाया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन किसके समानुपाती होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन समानुपाती होता है ऊर्जा की खपत के। सकल राष्ट्रीय उत्पादन से क्या मतलब है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, इससे क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि जितने भी जो मानव है, उसमें स्त्री भी आती है और पुरुष भी आते हैं, ये जो भी उत्पाद बनाते हैं, यानी अपनी ऊर्जा का व्यय कर कर कोई भी सामग्री का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो जितनी भी सामग्री में बनती है ना, जो उद्योगों के अंदर, वो हमारी सामग्री की मात्रा क्या कहलाती है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाती है। तो
सकल राष्ट्रीय उत्पादन जितना ज्यादा होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऊर्जा की खपत के। यानी मनुष्य के द्वारा नई नई सामग्री बनाई जाएगी तो बनाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ज्यादा ऊर्जा की खपत कर रहे हैं मनुष्य, दैट मीन्स राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? ज्यादा है। और अगर राष्ट्रीय उत्पादन कम है तो ऊर्जा की भी कम खपत की जाएगी मनुष्य के द्वारा, तो ये समानुपाती हो गया। फिर ये विश्व के विभिन्न औद्योगिक प्रक्रमों में कुल ऊर्जा का परसेंट दे रखा है। तो अनवीनीकरण संसाधन होते हैं और दूसरा आता है नवीनीकरण संसाधन। पहले हम इनको समझते हैं कि जो टोटल ऊर्जा विश्व में यूज की जा रही है ना, टोटल विभिन्न उद्योगों के अंदर जो ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, ठीक है, ये ऊर्जा जो होती है उसमें 82% जो है वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है किससे? अनवीनीकरण संसाधन से। अनवीनीकरण संसाधनों से प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब 100 में से 82 चला गया बेटा, तो कितना बचा हमारे पास? 18% बचा, 18% बचा, है ना। तो 18% किससे होगा? नवीनीकरण संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब ये टर्म तो हमारे लिए कोई नया नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीनीकरण और एक अनवीनीकरण। तो अंतर देख लेते हैं, फिर इसके अंदर सब डिवाइडेड है वो, और हम परसेंट देखेंगे ऊर्जा का। तो पहले हम लोग समझेंगे अनवीनीकरण संसाधन क्या चीज होती है, और फिर समझेंगे हम नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अनवीनीकरण संसाधन, देखो प्राकृतिक संसाधन वे सारी चीजें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे लिए क्या होती है, काम में आती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या है, मनुष्य के लिए उपयोगी है, ठीक है। अगर प्रकृति से प्राप्त हो रही है तो प्राकृतिक है, और मनुष्य बना रहा है तो क्या है, कृत्रिम है, ठीक है। तब अनवीनीकरण संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा क्या होती है, सीमित है ना। यानी उनको उपयोग में लेने के बाद ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नवीनीकरण यानी पुनः प्राप्ति। नवीनीकरण मतलब एक बार यूज करने के बाद पुनः प्राप्त करना। तो पुनः प्राप्ति या तो होती ही नहीं है, होती है तो क्या होता है, कई लाखों सालों का क्या लगता है, समय लगता है। उदाहरण इसका, कोयला, ऊर्जा प्राप्त होती है कोयले को जलाने से, कोयला हो गया, उसके बाद हो गया हमारा पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये सब क्या है, ये सारे के सारे बेटा अनवीनीकरण संसाधन है ऊर्जा के। मतलब ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा क्या है, लिमिटेड है, और जिनको एक बार यूज करने के बाद क्या है, उनकी मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर इनको हम बोलेगी कि पुनः प्राप्ति होती है कि नहीं, तो इनकी पुनः प्राप्ति करने के लिए लाखों सालों का क्या लगता है, समय लगता है। उदाहरण दे रखे, अंतर मैंने सीधे सीधे आपको नोट्स के अंदर दिए हैं, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन में। तो कोयला, खनिज, जीवाश्म तेल, जैसे कि जीवाश्म तेल कौन सा होता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय पदार्थ जैसे कि यूरेनियम। यूरेनियम के नाभिक को तोड़कर भी ऊर्जा बनाई जाती है ना, तो यूरेनियम, ये एग्जांपल्स है इसके, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है नवीनीकरण स्रोत, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि असीमित मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, इनकी क्या हो सकती है, पुनः प्राप्ति की जा सकती है, यानी इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। और उदाहरण क्या है इसका, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद पन बिजली दे रखी है, मतलब पानी से बनने वाली बिजली, है ना। तो ये सारे किसके उदाहरण है, नवीनीकरण स्रोतों के क्या है, उदाहरण है। तो ये दो तरीके के स्रोत है, तो ऊर्जा के स्रोत को मेन दो कैटेगरी में बांटा गया है। अब आता है नवीनीकरण संसाधन, यानी ये संसाधन जिनकी मात्रा लिमिटेड है, उनसे हम कितनी परसेंट ऊर्जा ले रहे हैं बेटा, उद्योग कितनी परसेंट ऊर्जा ले रहे हैं, 82%। यानी टोटल ऊर्जा का 82% हमको किससे मिल रहा है, अनवीनीकरण संसाधन में। और अनवीनीकरण संसाधन में
76%। ठीक है, इस 82 का 76% जो है वो जीवाश्म ईंधन से मिल रहा है, यानी कोयले से, पेट्रोल से, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त हो रहा है। बचा कितना? 82 में से 76 गया तो कितना बचा? 6%। तो 6% जो है वो किससे मिल रहा है? नाभिकीय ऊर्जा से, मतलब यूरेनियम वगैरह के नाभिक को तोड़कर हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो टोटल हो गया 82%। तो ये हो गया हमारा किसका डिस्ट्रीब्यूशन? अनवीनीकरण संसाधन का। अब बात करते हैं किसकी? नवीनीकरण संसाधन। ऊर्जा वैसे ही कम मिल रही है, इससे कितना परसेंट मिल रहा है? 18%। ठीक है, अब इस 18% में से हमें कहां से कैसे प्राप्त हो रही है? तो 11% भाग जो है वो मिल रहा है जैव भार से। इस ऊर्जा का 11% भाग किससे मिल रहा है? जैव भार से। जैव भार क्या होता है? अभी समझाया था कि वो सारी चीजें जो किससे बनती है? प्रकाश संश्लेषण से बनती है। और साथ जो परसेंट भाग है वो जल विद्युत से, ताप से, सौर और पवन ऊर्जा से। सौर, पवन, ठीक है, और ताप, ये सारी से प्राप्त हो रहा है। तो टोटल हो गया 18%। तो ये हो गया 18%। तो इस तरीके से ये ऊर्जा का हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये नवीनीकरण संसाधन हो गए, हमारे अनवीनीकरण संसाधन हो गए, उदाहरण हो गए, और ऊर्जा किस किस से कितनी कितनी प्राप्त हो रही है वो हमको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जैव ऊर्जा की परिभाषा आपको मैंने नोट्स में लिखी है, वो समझा दिया है ना मैंने। उसके बाद है जैव ऊर्जा के फायदे क्या हैं। ये जो सजीवों से या जो जैव भार है उससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसके सीधे सीधे क्या पूछ लिए जाते हैं बेटा? फायदे पूछ लिए जाते हैं। तो इसके फायदे क्या क्या हैं वो हमें क्या करना है? देखना है। तो जैव ऊर्जा के फायदे, नोट्स लिए हैं मैंने, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैव ऊर्जा के फायदे बताइए। तो ये क्या होती है? पहला है कि ये सस्ती है ना, सस्ती है। जैव ऊर्जा जो है वो सस्ती है, नवीनीकरण एवं स्थानीय स्तर पर उत्पन्न की जा सकती है। फिर दूसरा है इससे जो CO2 है और SO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कम उत्पन्न होती है। इसलिए क्या है? कम प्रदूषण जो है वो होता है। क्यों? क्योंकि CO2 और SO2 जैसी गैसेस क्या होती है? कम निकलती है। फिर इसके निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जैसे अपशिष्ट और कचरा आसानी से क्या होता है? मिल जाता है। तो जो इसके निर्माण के लिए, इस जैव ऊर्जा के निर्माण के लिए जो भी कच्चा पदार्थ चाहिए होता है वो इजीली मिल जाता है। जैसे कि गोबर हो गया, उससे हमें जैव ऊर्जा बना सकते हैं ना। सजीव गोबर है वो कहाँ से आ रहा है? सजीवों से ही तो प्राप्त हो रहा है। गाय गोबर कर रही है, गाय क्या एक सजीव है ना। तो इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए वो क्या होता है? आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आगे बात समझ। फिर उसके बाद है इसका पुनर्निर्माण संभव है। इसको हम वापस क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो पुनः निर्माण क्या है? संभव है। तो ये क्या है? जैव ऊर्जा के विभिन्न फायदे हैं या उपयोगी लक्षण करके टाइटल दिया हुआ है बुक के अंदर। तो देख लेना क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैव ऊर्जा के विभिन्न स्रोत क्या हैं, यानी जो जीवों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो कहाँ कहाँ से वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, हमें कौन कौन से ऐसे स्रोत है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जिससे हमें ये जैव ऊर्जा मिल रही है, यानी जीवों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा मिल रही है। तो जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, तो पहला है जैव भार। हम इसको इस चैप्टर में यही पढ़ना है, पूरा चैप्टर में यही पढ़ना है हम लोगों को। विभिन्न स्रोत वन बाय वन सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। फिर है जैव भार। जैव भार के बाद है जलाऊ काष्ठ, ठीक है। तीसरा आता है इसके अंदर गोबर तथा गोबर गैस, यानी बायोगैस जिसको कहते हैं। चौथा आता है बायोडीजल, बायोगैस या
गोबर गैस कौन सी होती है? मेन बायोगैस मीथेन, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 31% होता है, इसलिए जितनी एनर्जी हमको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। फिर है बायोडीजल, उसमें वनस्पतीय तेल और पेट्रोपादप हमको पढ़ना है। बायोडीजल जिसमें हमको पढ़ना है वनस्पतिक तेल और पेट्रोपादप, यानी जिनसे हमें पेट्रोल के समान जो है वो तरल मिलता है और जिससे हम गाड़ियां चला सकते हैं। फिर है स्टार्च एवं लिग्नोसेल्यूलोज से इथेनॉल। इथेनॉल और लास्ट जो स्रोत है वो है शेवाली हाइड्रोजन फैक्ट्री। शिवालिय हाइड्रोजन फैक्ट्री। तो ये विभिन्न स्रोत है जिनसे हमें क्या मिलती है? जैव ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सारे आपको क्या करने हैं? पढ़ने हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इन दो को पढ़ने वाले हैं, जैव भार और जलावकाश। उसके बाद कल के वीडियो के अंदर मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगी टॉपिक एंड देन और चैप्टर इज ओवर, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैव भार की। जैव भार क्या होता है? अभी डेफिनेशन समझाइए कि वो सारी यानी हम जैव भार की अगर डेफिनेशन देते हैं कि वे सभी पदार्थ जिनका निर्माण या जिनकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रकाश संश्लेषण से। वे सभी पदार्थ जिनका निर्माण किससे हुआ है? प्रकाश संश्लेषण से। क्या कहलाता है? जैव भार कहलाता है। समझ में आ गया। जैव ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। क्यों है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की जो टोटल एनर्जी आती है ना, सूर्य से जितनी टोटल एनर्जी आ रही है उसका 0.2% जो भाग है वो कौन कर ले लेता है? पौधे ले लेते हैं और इस ऊर्जा का क्या कर लेते हैं? संचय कर लेते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और आपको पता है बाकी सारे जो जीव हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो वे सभी पदार्थ जिनका निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है वो जैव भार कहलाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सूर्य के प्रकाश का यूज करके यानी प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन तो बना रहे हैं, इनमें तो ऊर्जा आ रही है, प्लस ये ऊर्जा किसमें जा रही है? जीवों में भी जा रही है। तो ये इनका जो वेट बन रहा है वो भी किसकी वजह से बन रहा है? प्रकाश संश्लेषण। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन किससे प्राप्त कर रहे हैं? पौधों से प्राप्त कर रहे हैं। आगे बात समझ में। तो जो समस्त जो सजीव आएंगे, है ना, एक्चुअली चाहे आप पौधों का भार ले लो यानी जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पौधे ले लो या जंतु ले लो, या उनके द्वारा स्रावित क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ है, वो सब किस में आएगा? जैव भार में। कौन? सजीव, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधे हो, ठीक है। या इनके द्वारा जो भी अवशिष्ट निकाला जाता है वो समस्त किस में आएगा? जैव भार के अंदर आएगा। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद है जैव भार के उदाहरण क्या क्या है। तो उदाहरण सीधे सीधे आपके दे रखे हैं। जैव भार के उदाहरण 3 दिए हुए हैं। सबसे पहला है लिग्नो सेल्यूलोज युक्त पादप, है ना। लिग्नोसेल्यूलोज युक्त पादप जैसे कि यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी, नीलगिरी का पादप, है ना। उसके अलावा और दे रखे हैं आपके चीड़ का, बबूल का, मक्का, गन्ना, है ना, चुकंदर, ये सब किस में आएगा? लिग्नोसेल्यूलोज यानी लिग्निन और सेल्यूलोज से युक्त जो पादप होते हैं वो सभी, है ना। फिर आता है जलीय पादप दूसरा, जैसे कि जलकुंभी। समझ आ गया। फिर तीसरा उदाहरण है अपशिष्ट पदार्थ जैसे खाद, कूड़ा करकट,
ये सब किसके उदाहरण हो गए बेटा? जैव भार के उदाहरण हो गए। समझ में आ गया? तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जैव भार। इसमें यही है, जैव भार वे सभी पदार्थ जिनका निर्माण प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। ठीक है, पौधे हैं विकसित हो रहे हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की मदद से भोजन बना रहे हैं। फिर है, जीव जो है समस्त जंतु वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो पौधों के ऊपर डिपेंडेंट। तो सारे सजीव जो है और उनसे निकला हुआ अवशिष्ट क्या कहलाता है? जैव भार कहलाता है। और जैव भार के उदाहरण ये 3 है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटे में। फिर आता है नेक्स्ट, कास्ट या वुड। जैव ऊर्जा का नेक्स्ट स्रोत कौन सा है? कास्ट या जिसको हम बोलेंगे वुड, है ना। कास्ट क्या होती है बेटा? द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम जो होता है, जो क्या कहलाता है? कास्ट कहलाती है ना, वुड कहलाती है। द्वितीय वृद्धि जो होती है उसमें जो द्वितीय जाइलम बनता है वो एक्चुअली क्या होता है? कास्ट होता है, जिसका यूज करते हैं हम जो खिड़की दरवाजे बनाने में। तो हम उसको क्या कह देते हैं? इमारती लकड़ी कह देते हैं। तो लकड़ी से हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं कि नहीं करते ऊर्जा। तो भारत की लगभग 50% से अधिक जनसंख्या जो है कास्ट ईंधन का उपयोग करती है लघु उद्योग व घरेलू कार्यों के लिए। कास्ट ईंधन की विशेषता क्या है? लकड़ियों को जलाते हैं, ऊर्जा मिलती है, उससे खाना वगैरह पकाते हैं, तो ईंधन ही एक तरीके से ना ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। तो कास्ट ईंधन इसको कह रहे हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है कास्ट ईंधन की? 1 बाय 1 विशेषता हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी तकनीक का यूज नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि जैसे हमें बांध बनाना है तो हमें क्या होना पड़ेगा? इंजीनियरिंग जो हमने की होनी चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। ये हमें क्या हो जाता है? आसानी से प्राप्त हो जाता है। कास्ट ईंधन को प्राप्त करने के लिए कोई तकनीक नहीं चाहिए स्पेशल, है ना। तो ये इजीली हमको अवेलेबल हो जाता है। फिर है ये नवीनीकरण, इसका क्या होता रहता है? नवीनीकरण होता रहता है। यानी प्लांट को हम काटते हैं तो वापस प्लांट भी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो नवीनीकरण होता रहता है, ये दूसरी विशेषता है। ठीक है, नवीनीकरण होता रहता है। थर्ड इसकी विशेषता है शुद्ध कास्ट का 99% क्या होता है? ज्वलनशील होता है। यानी अगर अच्छी क्वालिटी की लकड़ी आप जला रहे हो तो 99% उसका भाग क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो 99% ज्वलनशील है ना। 99% जो है वो ज्वलनशील है। फिर है अनेक पादप जातियों का उपयोग कास्ट ईंधन के रूप में होता है। कई जो अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो प्लांट है उनका यूज किया जाता है। लकड़ी प्राप्त करके हम उनको जला के ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। घर से लेकर छोटे उद्योग तक इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। मतलब कास्ट ईंधन जो है वो सिर्फ घर में ही नहीं आता, ये अलग अलग जो छोटे छोटे उद्योग है वहां पर भी ये क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। तो अब अगर है, देखो क्या होता है, कास्ट ईंधन जो है उसको जलाने से क्या होता है? एक तो वृक्ष नष्ट होते हैं, है ना। तो वृक्षा जो वन उन्मूलन है, यानी पेड़ों की कटाई होती है। क्योंकि अगर आप पेड़ को काटोगे तभी आपको क्या प्राप्त होगा? ईंधन प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर आपने अच्छी क्वालिटी नहीं ली है लकड़ी की तो वो जलेगी नहीं और उससे वायु क्या होगी? प्रदूषण होगी। तो वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, ये इसके हार्मफुल क्या है? इफेक्ट है। ठीक, तो इसको बचने के लिए हमें एक गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है? एक पैमाना दे रखा है कि आप किन चीजों को ध्यान में रखकर जो है कास्ट से को ईंधन के रूप में काम में ले सकते हो ना। तो उत्तम ईंधन कास्ट से कौन से गुण होते हैं? उत्तम ईंधन कास्ट में निम्न गुण होते हैं। अब वो गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहले उच्च दहन क्षमता होती है, यानी जल्दी से आग पकड़ लेती है। दहन क्षमता हाई होती है, जल्दी से आग पकड़ सकता हो। जलने पर उच्च कैलोरी ऊष्मा, काफी मात्रा में क्या हो? ऊष्मा प्राप्त होना, यानी काफी हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए। उसके बाद है जलने पर न तो कटे और न ही टुकड़ों में बटे,
ऐसा नहीं है कि जली और टुकड़ों में टूट गई। अगर वो सीधी की सीधी है दैट मीन्स वो अच्छी क्वालिटी की है। तो जलने पर ये टुकड़ों में ना बटे। ठीक है। उसके बाद है चौथा, नमी व रेजिन की मात्रा कम होनी चाहिए। नमी नहीं, ऐसा नहीं कि गीली होगी तो क्या करेगी, प्रदूषण करेगी, धुआं ज्यादा करेगी, पूरी तरह से जल नहीं पाएगी। ठीक है। फिर है जलने पर कम धुआं देने वाली व धुएं के साथ दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। कम धुआं देने वाली। ठीक है। और जब जलती है तो उसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए। जैसा हम अभी देखते हैं, हम लोग कचरे को, कूड़े को जलाते हैं तो कितनी बुरी तरह से स्मेल आती है। रबड़ को जलाते हो तो बुरी तरह से स्मेल आती है कि नहीं आती है ना। तो इसीलिए ये कम धुआं देने वाली होनी चाहिए, नमी कम होनी चाहिए ताकि इजीली क्या करे, सूख जाए। और अगर गीली लकड़ी को जलाओगे तो धुआं ज्यादा उठता है ना, जलने में भी आग जल्दी से नहीं पकड़ती है। ठीक है। तो अभी आपकी बुक में अगर आप देखते हो तो बुक के अंदर कई जो है प्लांट्स की जो एक सारणी है वो दी हुई है आपकी किताब में। अ, हाँ, ये रही। बबूल देसी, कुमुटा अंग्रेजी बबूल, खेर, सिरेस, जामुन, खेजड़ी, आम, लुबान, धोकड़ा और रोंज, ये सब प्लांट है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जिनकी लकड़ी को हम ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल जो बाकी बचता है बेटा, टॉपिक ज्यादा नहीं है, कल इसका टॉपिक करके हम लोग इस चैप्टर को कल ओवर कर देंगे। गोबर गैस के बाद 2-3 जितने भी इसके स्रोत है वो पढ़ने हैं, वो हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे।